नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन चौधरी। आज के सेशन में फिर से हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन है हमारे शिक्षण अधिगम के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, कक्षा में पढ़ाई को और रोचक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? यानी किस प्रकार से जो पढ़ाई है उसे ज़्यादा रोचक बनाया जा सकता है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण घटक के बारे में देखना है। पहला ऑप्शन है पाठ की विषय वस्तु, दूसरा है पाठ योजना, तीसरा है शिक्षक का व्यक्तित्व और चौथा है पढ़ाने की विधि। चलिए आंसर आप लगाइए, कौन सा आंसर हो सकता है। मैं अब आपके लिए एक एक करके ऑप्शन को समझाऊंगा व्याख्या करके। पाठ की विषय वस्तु, विषय वस्तु का मतलब है जो पाठ्य वस्तु पढ़ाई जानी है, जो कंटेंट पढ़ाया जाना है, जो कंटेंट पढ़ाया जाना है, जो प्रकरण के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं या शिक्षक चर्चा करने वाला होता है, वो पाठ की विषय वस्तु कहलाती है, जिसे पढ़ाना होता है। पाठ योजना, यानी पाठ योजना में क्या किया जाता है, विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है, कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है, कितने समय का हमारा कालांश रहेगा, कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग लेना है, यानी उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि किस प्रकार से और कैसे आगे पढ़ाना है। ये पाठ योजना हो जाएगी। क्या इस प्रकार से शिक्षक रोचक बन सकता है? बिल्कुल बन भी सकता है और बनता भी है। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है कि उस शिक्षण सहायक सामग्री का भी निर्धारण किया जाता है कि क्या किस प्रकार से यूज किया जाना है। अगला है शिक्षक का व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब ये है कि अब व्यक्तित्व के द्वारा बिल्कुल सही बात है, रोचक बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमें देखना है। ऑप्शन आपको चारों सही दिखेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमें देखना है कि व्यक्तित्व के द्वारा किस प्रकार से रोचक बनाया जा सकता है। अभी किसी टीचर का नाटकीय प्रकार का व्यक्तित्व है और जब वो पढ़ाता है तो बड़े गजब तरीके से पढ़ाता है, ये व्यक्तित्व हो गया। लेकिन सब में जो चीज़ मोस्ट है वो है पढ़ाने की विधि, यानी इसको जो पढ़ाने का तरीका है वो किस प्रकार से उस चीज़ को पढ़ा रहा है। मैंने अभी शब्द का यूज किया कि नाटक ये तरीका है उसका, तो ये एक उसकी विधि है, तरीका है, पढ़ाने की शैली है उसकी। तो पढ़ाने की जो शैली है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, डिपेंड करती है रोचक बनाने के लिए। तो यहाँ सबसे अच्छा जो आंसर होगा वो आपका यही होगा, पढ़ाने की विधि आंसर होगा। विषय वस्तु भी रोचकता में डिपेंड करती है। यदि कठिन विषय वस्तु है तो बालकों को कम समझ में आएगी, यानी रोचक कम लगेगी। लेकिन वही कठिन विषय वस्तु को यदि अच्छी विधि के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, शैली अच्छी है टीचर की पढ़ाने की, अध्यापन शैली अच्छी है, तरीका अच्छा है, तो कठिन विषय वस्तु को भी सरल बना सकता है। लेकिन जनरली कठिन विषय वस्तु जो होती है उसमें कम रोचकता आती है बच्चों के लिए, या बच्चे कम रुचि लेते हैं, और जो सरल होती है इसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं। ये हर प्रकार का जो बालक है इस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति होती है। यहाँ सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका पढ़ाने की विधि। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक का महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होना चाहिए? समयबद्धता, यानी समय का पाबंद हो। दूसरा है अपनी विषय में महारतों से हासिल हो, बिल्कुल सही बात है, विषय का ज्ञानी होना चाहिए। तीसरा विषय में महारत, यानी अपनी विषय में वो ज्ञानी भी है, विषय का उसे ज्ञान भी है। संचार क्षमता, यानी संप्रेषण जो कौशल है, बच्चों के साथ बात करने का जो तरीका है, किस प्रकार से अपनी वो बात को रखता है, कक्षा में जब शिक्षण करा रहा है तो किस प्रकार से अपनी बात को प्रस्तुत करता है वो, ये भी उसमें क्षमता होनी चाहिए। सामाजिक क्षमता, बिल्कुल सही बात है, समाज के बारे में भी उसे पता होना चाहिए, हर चीज़ों के बारे में उसके पता होना चाहिए, उनसे वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण गुण के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण गुण जो होगा शिक्षक का ये होगा कि जो विषय वस्तु है जिसे वो पढ़ाता है उसमें क्या है, यानी उसे महारत हासिल होनी चाहिए। अपने जो विषय है, अपनी विषय का क्या होना चाहिए, वो ज्ञानी होना चाहिए, और संप्रेषण क्षमता उसकी अच्छी होना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से शिक्षण सूत्र नहीं है। सबसे पहले हम बात करें शिक्षण सूत्र क्या होता है। यानी इस प्रकार से नियम बनाए गए हैं जिनके द्वारा क्या है कि जो शिक्षण है, शिक्षण बिल्कुल सरल और आसान हो जाता है, बालकों को समझने में परेशानी नहीं आती है, तो उन्हें क्या है, हम शिक्षण सूत्र नाम दिया है, उन नियमों को हमने शिक्षण सूत्र नाम दिया है। या हम ये कह रहे हैं कि हमने नाम दिया है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, जो शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने इनको नाम दिया है। ज्ञात से अज्ञात की ओर का सेंस क्या है? ये पहला ऑप्शन है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बालकों को किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, ये शिक्षण सूत्र है। यानी पहले पढ़ाया जाना चाहिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी पहले क्या है, वस्तु जिनके बारे में जानता हो बालक, जिनसे वो परिचित हो, जिन संदर्भों को वो जानता हो, उन चीज़ों को पहले बताया जाए। उसके बाद में जिन्हें वो नहीं जानता है, जिनसे वो परिचित नहीं है, बाद में उनसे उसकी उनसे क्या है, परिचय उनका कराना चाहिए, उन चीज़ों को बताना चाहिए जिनको वो नहीं जानता है। यानी पहले जिन्हें जानता है उन्हें बताओ, उसके बाद में जो नहीं जानता है उसे बताओ। तो ये तो शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा यदि हम बात करें विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी बालक के लिए क्या है,
सबसे पहले उदाहरण देने चाहिए, विशिष्ट प्रकार के उदाहरण दिए जाएं। जब उदाहरण उनके लिए हम देंगे तो उसके बाद में वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगी, वो उनका खुद सामान्यीकरण कर लेता है। और शुरुआत में यदि हम विशिष्ट कहते किसी भी हैं, किसी चीज़ को हम पहली बार यदि प्रस्तुत कर रहे हैं, सामने रख रहे हैं बालकों के लिए, तो उसे वो विशिष्ट अनुभव होता है, उसमें विशिष्ट दिखाई देती है वो चीज़ें, या विशिष्ट लगती हैं उन्हें। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, सामान्य हो जाती हैं, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर। मेन फंक्शन यही है कि पहले विशिष्ट प्रकार के उदाहरण दिए जाएं, उनका वो क्या कर लेते हैं, फिर सामान्यीकरण कर लेते हैं। तीसरा है अंश से पूर्ण की ओर। चौथा है सरल से कठिन की ओर। बिल्कुल सही बात है, पहले सरल विषय वस्तु बताई जाए, सरल रूप में समझाया जाए, उसके बाद में कठिन विषय वस्तु को बताया जाना चाहिए। यदि शुरुआत में ही हम कठिन विषय वस्तु को समझा देंगे या समझाने का प्रयास करेंगे तो बालक को परेशानी आएगी, फिर वो सरल विषय वस्तु की तरफ भी ध्यान नहीं देगा। इसलिए क्या है, बालक को सरल विषय वस्तु समझाएं, जिससे क्या है कि उसकी रुचि बनी रहे, वो सीखने में आनंद ले और सीखने का वो प्रयास करे। फिर धीरे धीरे उसके लिए कठिन विषय वस्तु को बताया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है अंश से पूर्ण की ओर। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है अंश से पूर्ण की ओर, ये शिक्षण सूत्र नहीं होता। जो सही शिक्षण सूत्र है वो शिक्षण सूत्र होता है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर। मनोविज्ञान में गेस्टाल्टवाद चलता है। गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है समग्रता, यानी पहले पूरा ज्ञान देना चाहिए, ओवरऑल एक बार शुरुआत में पूरा ज्ञान दिया जाए, उस विषय वस्तु के बारे में या किसी वस्तु के बारे में पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से बताया जाए। उसके बाद में धीरे धीरे अंशों में बताया जाए, अंशों में उसकी व्याख्या की जाए। जैसे सबसे पहले हम क्या है कि मानव शरीर के बारे में बताएं कि मानव शरीर क्या है, किस प्रकार से है। उसके बाद में शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में समझाएं। जैसे जिस प्रकार से हम कहें, जब बालक है, यदि वो सामने उसके पेड़ है तो वो पेड़ के पूर्णाकार को देखता है, ना कि उसके छोटे छोटे भागों को देखता है। पूर्णाकार को देखने के बाद ही वह क्या है, टहनियों के बारे में, पत्तियों के बारे में, फल फूल के बारे में, तने के बारे में, शाखाओं के बारे में वो जानना चाहेगा। सबसे पहले वो पेड़ को ही देखेगा। तो इसलिए पूर्ण से अंश की ओर होता है, ना कि अंश से पूर्ण की ओर। और भी इसके शिक्षण सूत्र हैं, जैसे और भी शिक्षण सूत्रों के बारे में यदि हम बात करें तो और शिक्षण सूत्र क्या है, यहाँ मेन शिक्षण सूत्रों के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक और होता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये भी शिक्षण सूत्र होता है, जिसमें क्या है, बालक के मन में शुरुआत में अनिश्चित अवधारणाएं होती हैं और धीरे धीरे वो क्या हो जाती हैं, निश्चित अवधारणाओं में बदल जाती हैं। इस प्रकार से ये शिक्षण सूत्र होता है। बाकी के और भी हैं, लेकिन ये मेन है, इनको आप ध्यान रखना। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, यानी बालक कब अधिक सीखेगा, किस प्रकार से सीखेगा, किस स्थिति में सीखेगा, बोल बोल कर पढ़ाया जाए, या पुस्तक से पढ़ाया जाए, या कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, या क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। यदि हम बोल बोल के पढ़ाएंगे, ज़रूरी नहीं वो अच्छा सीख जाए या ज़्यादा सीख जाए। पुस्तक से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाए, कंप्यूटर से भी अच्छा सीखता है। लेकिन सबसे पहले यदि हम देखें, एक कंडीशन देखें कि यहाँ एक चीज़ निकल के आती है, बोल बोल के यदि पढ़ाएंगे तो ये श्रव्य प्रकार से हम उसे ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तरीके से श्रव्य सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है, बोल बोल करके पढ़ाया जा रहा है। तो जैसे शिक्षक यदि बोल रहा है, उसकी जो ध्वनि है वो श्रव्य का काम करेगी, लेकिन शिक्षक सामने यदि खड़ा हुआ है तो वो श्रव्य और दृश्य का काम करता है। पुस्तक से पढ़ाया जाए तो पुस्तक से यदि बालक पढ़ेंगे तो पुस्तक केवल किस प्रकार की सामग्री होती है, दृश्य होती है। कंप्यूटर श्रव्य प्लस दृश्य प्रकार की सामग्री होती है। और क्रिया विधि यानी क्रिया प्रधान सामग्री, यानी बालक क्या है, खुद किसी कार्य को करे और करते हुए वो चीज़ को पढ़ रहा है, उसको वो सीख रहा है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा सीखेगा। ये 4 टर्म यहाँ से हो गए। सबसे अधिक जो सीखता है वो इस प्रक्रिया से सीखता है, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। किस विधि से पढ़ाया जाए, क्रिया विधि से यदि उसे पढ़ाया जाएगा तो उस स्थिति में क्या है, वो सबसे अधिक सीखेगा। उस स्थिति में क्या है, वो सबसे अधिक सीखेगा यदि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाएगा। ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर किस प्रकार से अच्छा वो सीख सकता है, तो दूसरे नंबर पर सीखने वाली कंडीशन होगी वो होगी आपकी ये कंप्यूटर से पढ़ाया जाए। फिर उसके बाद में और हल्का कौन सा होगा, पुस्तक से पढ़ाया जाए, और सबसे कम हल्का कौन सा होगा, बोल बोल करके पढ़ाया जाए। क्योंकि सबसे कम सीखता है वो श्रव्य माध्यम से, और थोड़ा उससे अधिक सीखता है दृश्य माध्यम से, और अधिक सीखेगा श्रव्य और दृश्य माध्यम से, सबसे अधिक सीखेगा क्रिया प्रधान माध्यम से, क्रिया परक चीज़ों से वो सीखता है बालक। बहुत मोस्ट चीज़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण का तात्पर्य अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना, जो
अधिगम से संबंधित है। शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी है? शिक्षण का तात्पर्य अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना है, यानी सेटलमेंट करना है, जो अधिगमकर्ता से संबंधित है। शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी है? परिभाषा के बारे में पूछा गया है। प्रश्न सीधा सीधा है, और इस परिभाषा को तथ्य के तौर पे आप याद रख सकते हैं। इसका कोई वो फैक्टर नहीं है कि साहब हम इसे याद नहीं रखेंगे या समझेंगे, तो ये याद करने वाली चीज़ें, ये परिभाषा आपको याद रखनी है। किसकी ने दी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा आपका, जो सटीक जो आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है इन चारों में से, वो हो जाएगा रॉबर्ट गेने। ये जो परिभाषा है वो रॉबर्ट गेने की है। रॉबर्ट गेने ने अधिगम में अधिगम सोपान की दी थी, यानी क्या दिया था उसने? अधिगम सोपान की दी थी। अधिगम किस प्रकार से, किन सोपानों में सीखा जाता है, किस क्रम से सीखा जाता है। और इनकी पुस्तक थी द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। ये इनकी पुस्तक थी, जो पिछली बार एग्जाम में आपसे पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में, मरने नहीं है, करने है, में परेशानी हुई है, करने में असफल होता है, तो यह प्रदर्शित करता है। यानी शिक्षार्थी कक्षा में पढ़ रहा है और जो निश्चित लक्ष्य है, किस प्रकार से, यानी लक्ष्य की हम कह सकते हैं जो उसे कुछ पढ़ाया जाना हो, जो कुछ उसे सिखाया जाना हो, उसका क्या हो गया? लक्ष्य हो गया। उसे वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उसमें वो असफल हो रहा है, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, किस बात को बताएगा? शिक्षार्थी की असफलता। क्या ये शिक्षार्थी की असफलता है? क्या यह कक्षा की असफलता है, या फिर ये विद्यालय की असफलता है, या फिर माता पिता की असफलता है? अब यहाँ से यदि हम देखें जो असफलता है, इसके बारे में चर्चा करें, अब हमें चारों ऑप्शन में इतना दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी असफलता कहें हम, या उस बालक की असफलता कहें, या विद्यालय की कहें, या कक्षा की कहें, या माता पिता की कहें। तो यहाँ से ध्यान रखना कि माता पिता ने तो क्या है कि स्कूल में बच्चा अपना छोड़ दिया, और स्कूल में क्यों छोड़ा है उन्होंने? कि बालक कुछ सीखे, जो कुछ भी उसे शिक्षा से संबंधित है, जो औपचारिक शिक्षा उसे देनी है, जो औपचारिक शिक्षण कराना है, वो स्कूल में ही कराया जाएगा। अब वहाँ सीख रहा है नहीं सीख रहा है, वो वहाँ की जिम्मेदारी है। अब वहाँ की जिम्मेदारी है, चलो माता पिता तो ऑप्शन यहाँ से होगा ही नहीं, ये हट गया। दूसरा हम देखें, शिक्षार्थी की असफलता या फिर कक्षा की असफलता। अब शिक्षार्थी यदि खुद ही सफल हो जाए, यदि खुद ही वो सीखने लग जाए, खुद ही वो प्रयास कर ले, तो उसे स्कूल में जाने की जरूरत नहीं होती। यानी हम शिक्षार्थी के ऊपर भी नहीं डाल सकते बिल्कुल भी कि साहब उसी की परेशानी है ये। तो यहाँ से क्या, कक्षा के ऊपर भी नहीं डाल सकते। ये पूरे विद्यालय परिवार की जिम्मेदारी होती है कि बालक को सिखाया जाए, बालक को सही तरीके से ध्यान दिया जाए बालक पर। तो यहाँ से जो असफलता निर्धारित की जाएगी, किसकी निर्धारित की जाएगी? विद्यालय की असफलता। कोई बालक जब अच्छी तरीके से नहीं सीखता है, तो अभिभावक क्या है, अब उसका स्कूल बदल देते हैं कि उस स्कूल में क्या अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, हमारे बच्चे में कोई इम्प्रूव नहीं है। तो उस असफलता को ना तो शिक्षार्थी की कहा जाएगा, ना कक्षा की कहा जाएगा, ना माता पिता की कहा जाएगा, केवल किसे कहा जाएगा? विद्यालय की असफलता कहा जाएगा, यानी विद्यालय को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, शानदार है। देख लेना, प्रश्न सीधे के सीधे एग्जाम में उठ करके आने वाले नए प्रश्न है बिल्कुल। पढ़ाई की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन है? पढ़ाई की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन है? किसको ध्यान में रख करके पढ़ाई करवाई जाती है? तो ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है आपका शिक्षक, दूसरा है पढ़ाई की यानी पढ़ाई की सामग्री, तीसरा है पाठ्यक्रम, चौथा है छात्र। मैंने कई बार चर्चा की है, यदि आपसे प्रश्न आ जाए शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन है, तो भी छात्र होगा। यदि प्रश्न आ जाए शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन है, तो भी छात्र होगा। यदि प्रश्न आ जाए अधिगम का केंद्र बिंदु कौन है, तो भी छात्र होगा। यदि प्रश्न आ जाए कि शिक्षण अधिगम का केंद्र बिंदु कौन है, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया केंद्र बिंदु कौन है, तो भी कौन होगा? छात्र ही होगा। यदि प्रश्न आ जाए कि जो अधिगम है, अधिगम का केंद्र बिंदु कौन है, तो भी छात्र ही है। इस स्थिति में सभी का आंसर क्या होगा? छात्र ही होगा। पढ़ाई का केंद्र बिंदु कौन है, वो भी क्या होगा? छात्र ही होगा। या मैं कहूँ आपसे कि शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है, तो भी छात्र ही होगा। शिक्षा का भी केंद्र बिंदु, तो आंसर क्या हो जाएगा? छात्र हो जाएगा। सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? छात्र। अब लेकिन मैं आपके लिए एक मुख्य बात बता देता हूँ, इसमें यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, शिक्षण प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है, तो इस बात का ध्यान रखना, निर्भरता जो होती है वो किसके ऊपर होती है? शिक्षक के ऊपर होती है, क्योंकि छात्र आश्रित चर होता है।
छात्र आश्रित चर होता है, ये स्वतंत्र चर होता है, और छात्र निर्भर होता है किस पर? शिक्षक पर। तो उस स्थिति में शिक्षक आंसर हो जाएगा। फिलहाल आंसर क्या है आपका? ये छात्र हो जाएगा इस स्थिति में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। शिक्षा के स्तर में गिरावट को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए आप किसे सबसे नियंत्रित उपाय मानते हैं? यानी जो शिक्षा के स्तर में गिरावट हो रही है उसे रोकना है, प्रभावी ढंग से रोकना है, अच्छे से रोकना है, तो सबसे नियंत्रित उपाय क्या होगा? पहला, ज़्यादा शिक्षक रखना। जैसे कोई स्कूल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक रखे जाएं, जिससे क्या है शिक्षा का स्तर है जो बढ़ जाएगा। शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण दिलाना, यानी जो शिक्षक लगाए गए हैं उनको ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, जिससे क्या वो अच्छी तरीके से शिक्षा उपलब्ध करा सकें आपके लिए। समग्र शिक्षा में गुणात्मक सुधार। चौथा है बच्चों के गृह कार्य के प्रति माता पिता में जागरूकता लाना। बिल्कुल सही बात है। अब ये सभी क्वेश्चन जो ऑप्शन है जहाँ जहाँ तक बिल्कुल सही हो सकते हैं, लेकिन हमें बेस्ट उपाय देखना है, बेस्ट तरीका देखना है, बेस्ट हम ऑप्शन की तरफ जाने वाले हैं। तो ध्यान रखना, समग्र शिक्षा में गुणात्मक सुधार। समग्र शिक्षा में गुणात्मक सुधार, समग्र शिक्षा को हम ये कह सकते हैं यानी सर्वांगीण, जो सर्वांगीण शिक्षा है, यह सर्वांगीण जो विकास है, यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास किया जाए, बालक का चहुमुखी विकास किया जाए, चारों तरफ से उसका विकास किया जाए। चारों तरफ से विकास करने का मतलब यह है कि उसमें यानी उसका ज्ञानात्मक पक्ष यानी उसके मानसिक स्तर पर भी ध्यान दिया जाए, उसके यानी शारीरिक पक्ष पर भी ध्यान दिया जाए, यानी उसका शरीर के ऊपर जो क्रियाएं चल रही हैं, शरीर के आधार पर क्रियाएं, खेलकूद पर भी उसका ध्यान दिया जाए जिससे वृद्धि हो उसके शरीर में। उसके भावात्मक पक्ष पर भी ध्यान दिया जाए, उसके सामाजिक पक्ष पर भी ध्यान दिया जाए, और उसके नैतिकता पर भी ध्यान दिया जाए, उसके चरित्र पर भी ध्यान दिया जाए, उसके अनुशासन पर ध्यान दिया जाए। सारे पहलुओं पर यदि ध्यान दिया जाए तो वो ऐसी जो शिक्षा दी जाएगी वो समग्र शिक्षा कहलाती है। उसमें कैसा सुधार करना चाहिए? गुणात्मक सुधार आना चाहिए, उसमें जो गुण हैं उनमें सुधार करना चाहिए। तो यहाँ सबसे जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा समग्र शिक्षा में गुणात्मक सुधार। ये सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा अपना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपकी राय में बालिकाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण इसलिए है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वे रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, रोजगार प्राप्त करना चाहिए। चार ऑप्शन आपके सामने है। बालिकाओं की शिक्षा से परिवार में शिक्षा आती है, बालक और बालिकाएं दोनों बराबर हैं, निरक्षरता दूर की जा सकती है। देखो ऑप्शन सारे अच्छे हैं, लेकिन वही वाली बात है, सबसे बेस्ट ऑप्शन देखना है तो वे रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। बिल्कुल रोजगार प्राप्त करना चाहिए। यदि रोजगार प्राप्त करेंगी ये बालिकाएं तो आगे जाकर के भविष्य में वो अपने कार्यों को स्वयं अपने आधार पर कर सकती हैं और अपनी जीविका के लिए साधन तैयार कर सकती हैं। वो किसी के ऊपर क्या डिपेंड नहीं रहेंगी। बालिकाओं की शिक्षा से परिवार में शिक्षा आती है। बिल्कुल सही बात है। यदि बालिकाओं को पढ़ाया जाएगा तो परिवार में शिक्षा आएगी, वो अपने बच्चों को शिक्षा देगी, जहां वो रहेगी वहां सभी से अच्छे से बात करेगी, आदरपूर्वक सम्मान से बात करेगी, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। शिक्षा के द्वारा क्या है वो अपने बालकों को और अच्छा उनमें सुधार लाएगी। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। बालक और बालिकाएं दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, दोनों को शिक्षा दी जानी चाहिए। निरक्षरता दूर की जा सकती है, बिल्कुल निरक्षरता दूर होगी यदि बालिकाओं को भी पढ़ाया जाएगा तो लेकिन यहाँ सबसे जो अच्छा आंसर है वो क्या है? बालिकाओं की शिक्षा से परिवार में शिक्षा आती है, क्योंकि शिक्षक को छात्रों की योग्यता का आकलन करना चाहिए। किस प्रकार से उसकी योग्यता का आकलन करना चाहिए? उनके माता पिता से पूछकर, यानी योग्यता का आकलन यानी उनके माता पिता से पूछा जाए कि तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कितना पढ़ता है, क्या जानता है, क्या नहीं जानता है। आप यदि इनसे कुछ पूछते हो क्या बताते हैं, क्या नहीं बताते हैं। इस प्रकार से परीक्षाएं लेकर के यानी छात्रों की परीक्षा ली जाए, उससे आकलन किया जाए। आकलन का मतलब होता है सूचनाएं एकत्रित करना। आकलन का मतलब होता है सूचनाएं एकत्रित करना, सूचनाओं को इकट्ठा करना, जानकारी लेना। ये मूल्यांकन का ही एक भाग होता है। छात्रों से सवाल पूछ करके, छात्रों के विभिन्न कार्यों के रिकॉर्ड का विश्लेषण करके। बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ माता पिता से पूछा जा सकता है, परीक्षाएं भी ली जा सकती हैं, छात्रों से सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा ऑप्शन होगा वो सबसे अच्छा ऑप्शन आपको देखना है छात्रों के विभिन्न कार्यों के रिकॉर्ड का विश्लेषण करके। यानी छात्र जो भी कार्य करते हैं उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए, एक डाटा होना चाहिए,
कौन से कार्य में बालक क्या कर रहा है, किस प्रकार के कार्य कर रहा है, उनकी जांच सूची होनी चाहिए, उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड होना चाहिए, जीवन इतिहास विधि को काम में लेना चाहिए। इस प्रकार से कई विधियां होती हैं, यानी संचयी अभिलेख होना चाहिए उसका, जिसमें क्या है कि पूरा रिकॉर्ड उसमें शामिल हो। उसके ज्ञानात्मक पक्ष का भी, यानी जो विषयी ज्ञान है या अब तक उसने जो पढ़ाई की है उसमें कितने अंक अर्जित कर रहा है, किस प्रकार का उसका रिजल्ट रहा है, इसका भी ध्यान रखना है। शारीरिक क्षेत्र में उसने क्या किया है, अनुशासन में उसने किस प्रकार से उसकी परफॉर्मेंस रही है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और इस प्रकार से उसका रिकॉर्ड का जो विश्लेषण किया जाएगा तो सारी चीज़ें में उसमें समाहित होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। ये सारे प्रश्न बहुत गजब के प्रश्न हैं। प्रश्न में कम ही लेके आता हूँ, लेकिन शानदार प्रश्न लेके आता हूँ, बहुत गजब के प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न आपको हर जगह दिखाई नहीं देंगे। जब प्रश्न आएगा तो डायरेक्ट छप कर के आएगा, सीधा का सीधा छप कर के आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बटन दबा लें। धन्यवाद।